सदस्यगण, माननीय सभापति महोदय, मतलब आज सभापति जी का कोई प्रश्न नहीं लगा है। श्री भूपेश बघेल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय हैं, यदि इसकी जानकारी आपके पास हो तो कृपया बताएं। माननीय सभापति महोदय, प्रश्न ही यही था कि इस कालखंड में जनवरी 25 से 31 जनवरी 2026 की अवधि में राज्य के केंद्रीय एवं जिला जेलों में कुल कितनी अस्वाभाविक, मतलब कस्टोडियल डेथ हुआ है, अस्वाभाविक भी ना कहें उसको, कस्टोडियल डेथ हुआ है, तो ये है, तो उसके आधार पर संख्या कुल बता दी गई है। माननीय सदस्य अगर चाहते हैं कि सूची प्राप्त की जाए, वर्तमान में मेरे पास नहीं है, मैं बिल्कुल उनको उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय मुझे लिस्ट दे देंगे, लेकिन दो के बारे में तो आप भी जानते होंगे, क्योंकि वो कवर्धा जेल में जिसकी डेथ हुई, पंकज साहू, क्योंकि वो आपके विधानसभा के हैं, क्या ये 66 लोगों में उसके नाम है? दूसरा, जीवन ठाकुर जो कांकेर जेल में बंद थे, उसकी मृत्यु रायपुर में हुई, इसके बारे में जानकारी होगी? जानकारी है तो कृपया करके बता दें। जी माननीय सभापति महोदय, इन 66 में पंकज साहू जिनका कवर्धा वाला विषय था, इन्होंने नाम बताया, तो वो नाम नहीं है क्योंकि वो काल से बाहर के हैं, वो जनवरी से बाहर के हैं, जनवरी 25 से बाहर के, उससे पहले के। दूसरा जो नाम आपने बताया श्री जीवन ठाकुर जी, स्वर्गीय जीवन ठाकुर जी का, वह नाम जरूर इस सूची में है, और इस सूची में उनका नाम है, तो उनका डिटेल भी जैसे आपने पूछा है तो संक्षिप्त में आपके सामने मैं रख देता हूँ। वो कांकेर के जेल में थे, और कांकेर के जेल के बाद उनको कोर्ट के आदेश से, कोर्ट में बात रख करके, उनके व्यवहार आदि को के विषय के कारण कोर्ट से आदेश लेकर के रायपुर जेल में शिफ्ट किया गया। रायपुर जेल में शिफ्ट करने के बाद तबीयत खराब होने के कारण जिला अस्पताल और मेकाहारा में शिफ्ट किया गया। वहाँ हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हो जाती है, और उस मृत्यु के उपरांत जो प्रक्रिया करनी होती है कि जेल अधीक्षक डीजे को सूचना करेंगे, डीजे एक समिति किसी को वो जांच का कार्य सौंपेंगे, और फिर वो जांच की प्रक्रिया आगे चलेगी। ये प्रक्रिया भी समय पूर्वक की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जीवन ठाकुर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, आदिवासी नेता थे, सर्व आदिवासी समाज के भी पदाधिकारी थे, पूर्व जनपद अध्यक्ष थे, और उसे फर्जी केस में फंसाया गया। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, जेल में उसे निरुद्ध किया गया, कांकेर जेल में, और उसके साथ साथ मैं क्षमा चाहूंगा, निरुद्ध तो थानेदार करते हैं, जेल में डाला गया, उसके साथ साथ उसके लड़के को भी जेल में डाला गया। लेकिन अध्यक्ष सभापति महोदय, परिवार के चूंकि वो शुगर से पीड़ित थे, समय पे उसको दवाई उपलब्ध नहीं होती थी, और जो जेल अधीक्षक है उसकी बहुत सारी शिकायतें हुई कि ये मिलने नहीं देते, इलाज कराने नहीं देते, डॉक्टर के कहने के बाद भी उसे हॉस्पिटल में नहीं ले जाते थे, और उसकी स्थिति गंभीर हो गई, जिसकी शिकायत आदिवासी समाज ने किया। आदिवासी समाज ने चक्का जाम भी किया, पूरे बस्तर में किया, और इसकी जांच की मांग की गई थी। और इसमें क्या जांच की गई, जो समाज ने डिमांड किया, उस आधार पे आपके विभाग ने जांच किया, और किया तो क्या पाया गया, किसको दोषी पाया गया, और उसमें क्या कार्रवाई हुई, और नहीं तो क्यों? माननीय सभापति महोदय, मैं थोड़ा विस्तार से इस विषय पर जानकारी उपलब्ध करा देता हूं। माननीय वरिष्ठ सदस्य हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके इस चिंता को मैं भली भांति स्वीकारता हूं, और उचित चिंता है, उसमें कोई बात नहीं है। ये जो प्रकरण हुआ था, ये फर्जी प्रकरण है, ये कहना ठीक नहीं है,
क्योंकि ये जो प्रकरण हुआ था उस पर जांच के प्रतिवेदन हैं, प्रतिवेदन के आधार पर फर्जी तरीके से दस्तावेज, वन अधिकार पत्र आदि बनाने के पूर्ण प्रमाण हैं। उन प्रमाणों के आधार पर दर्ज हुआ प्रकरण है। प्रकरण दर्ज होने के बाद 8 लोग गिरफ्तार हुए, अकेले नहीं है। और उस पूरी गिरफ्तारी के उपरांत जो विशेष घटना इनके साथ थी वो मैं जरूर आपको बताना चाहता हूं, और मैं निवेदन करता हूं सभी से कि ध्यानपूर्वक इस विषय को जरूर रखें, सुने और इस पर ध्यान दें। ये 12 अक्टूबर 25 को कांकेर जेल में लाया गया। इनको, जैसे कि माननीय सदस्य ने बताया कि इनको शुगर की परेशानी थी, बिल्कुल सही है माननीय सभापति महोदय। 12 अक्टूबर 25 को कांकेर जेल में लाया गया। 13 अक्टूबर 25 से 17 अक्टूबर 25 तक इनको इनकी तबीयत के कारण कांकेर के मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल कांकेर में भर्ती किया गया। जब ये वहां भर्ती थे तो परिवार के लोग भी आकर मिलते रहे, वो साथ भी रहे, उसमें कोई बात नहीं थी माननीय सभापति महोदय। उसके बाद दोबारा फिर से ये वहां गए, जेल में रखा गया। जेल के बाद फिर से 17 अक्टूबर के बाद 26 अक्टूबर 25 से 3 नवंबर 25 तक फिर से ये कांकेर के हॉस्पिटल में रहे, और तब फिर भी परिजन इनसे आते रहे और मिलते रहे। सिर्फ परिजन ही नहीं, कांकेर के जेल में बहुत से लोग इनसे आकर के मिलते रहे। जैसे कि माननीय सदस्य ने बताया कि वो एक नेता भी थे, और उसके नाते अनेक लोगों से परिचय, और परिचय के बाद उनकी मुलाकात, किसी मुलाकात को नहीं रोका गया, सारी मुलाकातें उनसे होती रहीं। माननीय सभापति महोदय, मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि वहां पर जेल के अंदर जो कुछ हो रहा था उसके संदर्भ में जेल के अधीक्षक का प्रतिवेदन है। जेल के अधीक्षक ने न्यायालय से ये कहा कि ये सहयोग नहीं करते हैं जेल में। मैं आप एक और बड़ा मसला है जो आपसे कहना चाहता हूं, जेल के डॉक्टर ने ये कहा बार बार कि उनको बार बार कहा जाता है भोजन करें, बार बार कहा जाता है कि ऐसे परहेज करें, परंतु वो परहेज नहीं करते हैं। जेल के अधीक्षक ने कहा कि अपना शुगर बढ़ जाए ऐसी कोशिश में वो बार बार अन्य जो लोग हैं उनसे ऐसी कुछ सामग्रियां जिससे शुगर बढ़ती हो उसका उपभोग कर ले रहे हैं। ये मुझसे नहीं कहा, ये कोर्ट में कहा माननीय सभापति महोदय, और फिर कोर्ट ने ये कहा कि ऐसी स्थितियां अगर बनी हैं जिसके कारण वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरह से शुगर बढ़ गया है ये बता करके वो या तो हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं या अन्य अपने प्रयास में लगे होंगे, ऐसा कह के कोर्ट ने, मजिस्ट्रेट ने ये कहा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने ये कहा कि इनका स्थानांतरण जो चाहा गया है वो कर दिया जाए। तब उनको रायपुर में लाया गया माननीय सभापति महोदय। तो न परिवारजनों के मिलने से, न अन्य गणमान्य लोगों के मिलने से, ना ही उनके संदर्भ में, उनके चिकित्सा के संदर्भ में कोई कोताही बरती गई। हर बार उनको हॉस्पिटल में जब भर्ती कराया गया, स्थानीय उस हॉस्पिटल में लोग जाकर के देखते हैं, डॉक्टर्स जाकर के देखते हैं, तो डॉक्टर्स ने भी जाकर के देखा, परीक्षण किया, उचित दवाइयां दी, परंतु वो व्यक्तिगत तौर पर बार बार ये कहे, इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात कोर्ट ने कही है माननीय सभापति महोदय। उसके आधार पर रायपुर लाया गया। रायपुर में तबीयत ज्यादा बिगड़ी और वो दुर्घटना हो गई। माननीय सभापति महोदय, बहुत विस्तार से माननीय मंत्री जी जवाब दिए, और इन्होंने कहा कि वो मरीज नहीं, मंत्री जी कितना भी अच्छा उत्तर दे इसमें तो आप संतुष्ट होंगे नहीं, दोनों वो जो आपने पूछा है उसमें, और आखिरी क्या करेंगे ये भी तय है। नहीं, आप जो कहेंगे वो कर लेंगे। ये आपको कैसे पता चलता है? मतलब ये आप लगाए ब्रह्मज्ञानी है कहा, सोच के रखे हैं कि हम लोग को जवाब समाप्त नहीं कर मिलना है। जो आप तय करके रखे उसको जल्दी समाप्त कर दीजिए। दूसरा प्रश्न है। नहीं, क्योंकि अजय जी बहुत गंभीर मामला है, किसी के मृत्यु का मामला है। कोई व्यक्ति जेल में बंद था, उसकी मृत्यु हुई। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि वो शुगर बढ़ाना चाहते थे। कोई ऐसा कोई मरीज मिलेगा सभापति महोदय जो अपना शुगर बढ़ जाए? उसे क्या फायदा मिलेगा? पढ़ा लिखा आदमी था, जनपद अध्यक्ष रहा है, समाज के बड़े जिम्मेदार पद में रहे हैं, वो आदमी ऐसा क्यों करेगा? दूसरी बात मैं उसी पूछ लेता हूं कि सबसे अच्छा देखभाल कौन कर सकता है घर में? अब इसे संयोग कहिए, चाहे उनका दुर्भाग्य कहिए, जो भी है, उसका लड़का भी जेल में था। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या वो दोनों एक ही बैरक में थे? क्या
एक थे और उसके बाद उसको अलग कर दिया गया, और अलग क्योंकि बेटा ही सबसे ज्यादा ध्यान रख सकता है शुगर पेशेंट का, लेकिन उसको अलग कर दिया गया सभापति महोदय। और दूसरी बात बोल तो किसी से भी मिलने दिया जा रहा है। अनिला भेड़िया जी बैठी हैं, सावित्री जी हैं, सब विधायक लोग हैं, जेल अधीक्षक से रिक्वेस्ट कर डाले, मेरे पास ये प्रतिवेदन है, उसके जीवन ठाकुर के लड़के से मिलना है, ये इन विधायकों से नहीं मिलने दिए गए सभापति महोदय। ये विधायक वरिष्ठ मंत्री ये नहीं मिल पाई उनके बेटे से। आपकी जेल की व्यवस्था क्या है इससे पता चलता है। जब विधायक को नहीं मिलने दिए गए तो फिर बचत लोगों के मिलने कहां सवाल। तो सवाल इस बात का है कि बाप बेटा दोनों एक ही बैरक में थे, अलग अलग थे, और इलाज की क्या व्यवस्था की गई। माननीय सभापति महोदय, मैंने सर्वप्रथम ये कहा कि मैं नहीं कह रहा हूं कि वो शुगर बढ़ाना चाहते थे, ये दस्तावेज कह रहा है, ये दस्तावेजी प्रमाण कह रहा है। वो डॉक्टर का आपको विश्वास हो रहा है इसमें? मेरी बात पहले हो जान दीजिए पूरी माननीय सभापति महोदय। डॉक्टर का लिखा हुआ है, डॉक्टर ने यह कहा है कि वो ऐसा कर रहे हैं, बार बार कहने के बाद भी नहीं कर रहे हैं। यह उस दुर्घटना, उनकी मृत्यु के पूर्व का विषय है। किसी को यह नहीं मालूम था कि इसमें यह होने वाला है, उसके पूर्व यह कहा गया है। और दूसरी बात और फिर आपसे कहूं माननीय सभापति महोदय कि यह भी निर्णय है कि जेल के अधीक्षक ने जाकर के न्यायालय में कहा, न्यायालय ने बयान लिए, न सिर्फ उनके बयान लिए, उनके साथ के बैरक में रहने वाले अन्य बंदियों की भी बयान लिए, और उन बयानों के आधार पर इस बात का निर्णय किया कि उनके साथ क्या किया जाना चाहिए। उनका एक ही बेटा नहीं है माननीय सभापति महोदय, उनका दूसरा बेटा भी है। दूसरा बेटा घर में था और जब वो अस्पताल में थे तब उनके साथ मिलने आया करते थे, घर परिवार वाले सब मिलने आया करते थे। एक बेटा जो जेल में था उसकी बात अगर आप कर रहे हैं तो वो जानकारी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। बहरहाल वो साथ में एक बैरक में थे अथवा नहीं थे ये कहना मुश्किल है मेरे। माननीय सभापति महोदय, क्योंकि ये मृत्यु पे लोगों की शंका है, जेल अधीक्षक के जो व्यवहार है उससे पूरा परिवार, पूरा समाज, पूरे जनप्रतिनिधि उसकी शिकायत किए। तो माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्या विधानसभा की समिति से इसकी जांच कराएंगे, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। एक आदिवासी नेता की मृत्यु है, इसकी जांच की घोषणा करेंगे क्या? माननीय सभापति महोदय, बार बार नेता नेता ये विषय आ रहा है, तो चाहे कोई सामान्य व्यक्ति है तो भी उतना ही महत्व का है, कोई नेता है तो भी उतना ही महत्व का है। माननीय सभापति महोदय, कोई नेता हो गया तो उसके लिए विशेष प्रावधान के साथ विशेष कवायदें की जाएं, मैं सोचता हूं इसकी आवश्यकता नहीं। और जिस पर पहले ही मजिस्ट्रेट जांच कर रहे हों, मैं सोचता हूं कि इसमें हम और किसी बात के लिए और किसी जांच की बात, ऐसे भी दो जांच और इसमें दो जांच और भी पहले हुए। माननीय सभापति महोदय, एक मिनट बात, समाज से जुड़े हुए थे। हर व्यक्ति किसी न किसी समाज से जुड़ा ही होता है माननीय सदस्य जी। कोई ऐसा व्यक्ति होगा क्या जो अपराध किया है और किसी समाज का ना हो? हर व्यक्ति किसी न किसी समाज से जुड़ा होता है। इसमें माननीय सभापति महोदय, ये जेल में जो घटनाएं होती हैं, जैसे कि 2021 में 71 लोगों का कस्टोडियल डेथ हुआ, 2022 में 90 लोगों का कस्टोडियल डेथ हुआ, 2023 में 57 लोगों का हुआ, 2024 में 67 लोगों का हुआ। सबका मजिस्ट्रियल जांच होता है, मजिस्ट्रेट जांच करते हैं माननीय सभापति महोदय। मैं सोचता हूं कि वो पर्याप्त है। माननीय अध्यक्ष महोदय, चलिए इस मामले में कभी और आप लोग पूछेंगे, क्योंकि आपने सदन में इस बात को स्वीकार किया कि पंकज साहू की मृत्यु हुई है और उसकी जानकारी आपको है, क्योंकि आपके विधानसभा के आप डेड बॉडी पहुंचाने भी गए थे मंत्री जी। तो क्या उसकी जांच हुई और उस जांच में क्या पाया गया? ये प्रश्नावधि जो है उसके पृथक का विषय है माननीय सभापति महोदय। मैं खुद भी चिंतित इस विषय पर रहता हूं, परंतु तुरंत में ही इसको कहना मुश्किल है। एक मिनट श्रीमती भावना बोहरा। एक मिनट सर, अभी मेरा तो कहीं हुआ सर। 15 मिनट हो गया। नहीं तो मेरा तो भाई मंत्री जी लंबा उत्तर दे रहे हैं, मैं क्या नहीं 15 मिनट हो गया, समझ गया। प्रश्नकाल में ऐसा चलेगा तो कैसे संभव होगा? आप अंतिम प्रश्न कर लीजिए। अच्छा, बिल्कुल करता हूं। ग में आपने ये कहा है कि पिछले एक वर्ष में जनवरी 25 से 31 जनवरी 2026 तक राज्य में हत्या, लूट, फिरौती जैसे जघन्य अपराध वृद्धि हुई है और
घ में आपने कहा है कि राज्य में पिछले 12 महीने में पुलिस द्वारा पकड़े गए अंतर्राज्यीय ड्रग तस्करों की सूची। माननीय सभापति महोदय, मुझे आपने सूची दी, आपको धन्यवाद। और इसमें प्रकरण बने हैं 282 प्रकरण हैं आपके ड्रग के मामले में। तो इसमें 282 में कितने गिरफ्तार हुए? और दूसरा, चूंकि सभापति ने मुझे एक ही प्रश्न पूछने के लिए कहा है, इसलिए मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये 282 प्रकरण में ये नब्या मलिक वाला प्रकरण इसमें शामिल है कि नहीं, क्योंकि मैं खोज डाला इसमें नब्या मलिक का नाम नहीं है, जो रायपुर में बहुचर्चित ड्रग का मामला है, जो आपकी भी जानकारी है, रेव पार्टी चलाती थी, बहुत सारे वो होटलों में कार्रवाई करती रही है। तो इसमें इस सूची में नब्या मलिक है, मैं तो खोज डाला नहीं मिला। और ये नब्या मलिक कौन है और ये सूची में क्यों नहीं है, इसका विदेश से क्या कनेक्शन है? क्योंकि एक ही बार प्रश्न पूछने के लिए कहा गया मुझे, और इसलिए वो कितने बार विदेश गई, और विदेश गई तो किसके किसके साथ गई, इसका एक साथ उत्तर दे दीजिए मंत्री जी। मैं पहला प्रश्न, आपने कहा कि गा के संदर्भ में कि हत्या, लूट और घर बता दीजिए। मैं दोनों ही बता देता हूं, थोड़ा 2 मिनट लग जाएगा, माननीय सभापति महोदय दयालु है। तो गा में जो आपने कहा कि हत्या, लूट और फिरौती जैसे जघन्य अपराधों में 35% की वृद्धि हुई, मैं सदन को माननीय सभापति महोदय बताना चाहता हूं, वृद्धि नहीं हुई, कमी हुई। हत्या इन 13 महीनों में विगत 13 महीनों के बदले 3% कम हुआ। लूट इस 13 महीने में, प्रश्नाधीन 13 महीने में विगत 13 महीनों से 10% कम हुआ माननीय सभापति महोदय। और ये इन 13 महीनों के नहीं, पिछले 13 महीने में तो भाजपा के ही हैं, आप कहेंगे, मैं समझ रहा हूं। तो भाजपा के इन 13 मिलाकर 26 महीने, तो भाजपा के कार्यकाल के पूरे ले लें और उसके पहले के 26 महीने ले लें, उसमें भी भाजपा के कार्यकाल में कम हुए माननीय सभापति महोदय। ये दस्तावेज है भाई, मैं उसको बता रहा हूं। दूसरा, आपने कहा इन 282 प्रकरणों में कुल कितने हैं, गिरफ्तार कितने हुए, चालान कितने हुए, आदि आदि। तो 282 प्रकरण हैं, इसमें चालान 206 में पुटअप हो गया है, कुल आरोपी 705 हैं और गिरफ्तार उसमें 662 है माननीय सभापति महोदय। एक विशेष नाम जो आपने लिया, मैं ऐसे विशेष किसी नाम पर ध्यान देकर नहीं कर पाया हूं माननीय सभापति महोदय, परंतु करना जरूर है, ये बिल्कुल मैं आपसे कहता हूं। वो जो नाम आपने लिया, कोई मलिक है, वो मलिक के संदर्भ में भी पूरा जानकारी मैं उपलब्ध करा दूंगा। मैं खुद भी कोशिश करके करूंगा उसको, माननीय मंत्री अगर जी, कुछ जानकारी हो। सभापति महोदय, चूंकि मैंने अध्ययन किया, इसमें नब्या मलिक का नाम नहीं है, और जबकि पूरे मीडिया में वो रंगा पड़ा है, पूरा उसके नाम बहुचर्चित है। बहुत सारे जो ड्रग है, ड्रग पेडलर है, उसको हम लोग नहीं जानते, लेकिन इस प्रमुखता से सारे मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में चला है। लेकिन इस सूची में वो स्थान कैसे नहीं प्राप्त कर पाया, और नहीं कर पाया तो ये चूक है, और इस चूक के लिए कौन जिम्मेदार है और इसमें क्या कार्रवाई करेंगे, ये बताएं। मैं परीक्षण कर लूंगा जरूर, भावना बोहरा। माननीय सभापति महोदय जी, माननीय सभापति, 20 मिनट हो गया, 20 मिनट माननीय सभापति में बहुत ये इसी पे उनके क्षेत्र का मामला है, यही वाला मेरे क्षेत्र का मामला है, थोड़ा बोलने दीजिए। उनके क्षेत्र का मामला के बाद में एक मंत्री जी ने जवाब दिया है। सभापति महोदय, श्रीमती भावना बोहरा। सभापति महोदय, आप माननीय 2 मिनट लेना चाहूंगी। माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के बात पूछना उनका अपमान है। मेरा भी प्रश्न इनके बातों पे ना आइए, इनके बातों पे मत आइएगा। आप उसकी क्षमता पर संदेह कर रही है। थोड़ा सा समय दीजिए। चलिए, एक प्रश्न आप कर लीजिए। बिल्कुल, एक प्रश्न क्योंकि ये करिए। मेरे क्षेत्र का मामला है, सिंगल प्रश्न। और चूंकि भाई प्रश्न काल में आप सहयोग नहीं करेंगे तो प्रश्न काल कैसे चलाओगे आप? मेरा ही 20 मिनट हो गया है, एक प्रश्न में 20 मिनट। क्योंकि इनको जो है जीवन इसी का रिकॉर्ड है, एक क्वेश्चन 1 घंटा हुआ है, एक घंटा के लायक नहीं है, में सारे हुआ है प्रश्नों चर्चा। का जवाब मंत्री जी ने दिया है। सिर्फ एक मामला है, आदिवासी का मामला है, एक क्वेश्चन 1 घंटा चर्चा इसी सदन में हुआ। एक मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 8 लोगों को नहीं, 3 लोगों को ही, बाप बेटे को और एक वहीं का सरपंच, उनको गिरफ्तार किया गया। और बेटा भी है, उनके मरने के बाद बेटा भी जो है 12/1/2026 को उसकी भी मृत्यु हो गई बेटे की। और जब उनको हॉस्पिटल वहां ले लिया, बिना फिटनेस प्रमाण पत्र के, बिना परिवार को बताए हुए 2/12
2025 को जो है केंद्रीय जेल में रिफर किया गया इनको, जबकि मैनुअल जो है जेल मैनुअल के अध्याय 12 नियम और 3 और 5 9 के अनुसार स्थानांतरण के पूर्व स्वास्थ्य परीक्षण जरूरी है। ये स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य है, लेकिन बिना कैदी के परिवार वालों को सूचना दिए बिना जो है उनको जो है वहां रिफर किया गया। ये जो है राजकीय दायित्व है और कैदी के परिवार को जरूर सूचना दी जाती है, दी गई, बिल्कुल लेकिन स्थानांतरण के बाद दी गई, स्थानांतरण के बाद दी गई माननीय सभापति महोदय। और दूसरा आपसे एक बात और, मैं एक मिनट एक एक करके कर लेते हैं। दूसरा जो आपने कहा कि सिर्फ 2-3 को गिरफ्तार हुए करके, मैं नाम पढ़ करके और दिनांक बता देता हूं आपको कौन कौन कब कब गिरफ्तार हुआ है, अगर आप कहेंगे तो। ये और जब यहाँ जो है 7:45 को उनकी मृत्यु होती है, लेकिन परिवार वालों को जो है 4:30 बजे उसकी सूचना मिलती है। परिवार वालों को सूचना जी 4:30 बजे उनकी सूचना मिलती है। और माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगी, माननीय सभापति महोदय, अनौपचारिक सूचनाओं के अतिरिक्त जो पुलिस विभाग की औपचारिक सूचना की प्रक्रिया है, ये उसका बात कर रही है माननीय सदस्य महोदया। जब वहां सूचना लेकर के थाने वाले पहुंचे थे तब आप स्वयं वहां उपस्थित थीं। और दूसरा यह है कि ये जो सूचना वहां पहुंचाई गई उस प्रक्रिया के लिए कहा गया है 4-4:30 बजे का समय जो उत्तर में है, वो इसलिए है क्योंकि वो वायरलेस होता है, वायरलेस के माध्यम से थाने में सूचना जाती है और व्यक्ति जाकर के व्यक्तिशः बताता है। इस प्रक्रिया के कारण आजकल मोबाइल है भाई, मोबाइल पर तुरंत सूचना पहुंच जाती। जी नहीं, मैं कहना चाहूंगी तुरंत नहीं पहुंचा ना साहब, 5 बजे शाम को सूचना, क्योंकि मैं थी जब सुबह घर वाले आए बताए, तब मैं सुबह ही जांच पड़ताल की, तब पता चला कि इनकी मृत्यु हो गई है। जो अब मजिस्ट्रियल जांच है उससे सदस्य संतुष्ट नहीं है, क्या इसे विधानसभा के समिति से जांच कराएंगे? आपसे निवेदन। मैं नहीं जानता हूं माननीय सभापति महोदय, मैं तो नया हूं, आप लोग पुराने हैं, जरा मुझे बताएं कि जज अगर जांच कर रहे हो, मजिस्ट्रियल जांच चल रही हो, तो क्या उसमें यह जांच हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं सकती? विधानसभा सबसे ऊंचा है भाई सभापति महोदय, जब वो स्वयं जांच हो रहा, अच्छा उसका परिणाम आ जाने दीजिए, आपके जहां से उसका परिणाम आ जाने दीजिए, आपकी संतुष्टि असंतुष्टि के ऊपर अगली बात कर ली जाएगी माननीय सभापति महोदय। करता हूँ बार बार नेता और आदिवासी शब्द का उपयोग करना उचित नहीं है। आदिवासी प्रदेश में आदिवासी और सबके लिए बराबर की चाहिए। न्यायपालिका पे तो भरोसा करिए, न्यायपालिका पे भरोसा करिए आप लोग, जल्दी कर दीजिए, आप लोग तय करिए, अत्याचार करना बंद करो, अरे न्यायपालिका बंद करो, हरियाली वासु बंद करो, न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है, करना बंद करो, बंद करो, नौटंकी करना बंद करो। सभापति जी 24 मिनट के बाद भी फिर भी खड़े हो रहे, 24 मिनट हो गया। एक श्रीमती भावना बोहरा, आप प्रश्न करें। सभापति जी, बंद करो। इतनी बड़ी समस्या है जिसमें हर उत्तर संदिग्ध है। मामला के गंभीरता प्रकरण को देखते हुए आपका 24 मिनट का समय इस प्रश्न काल में, 24 मिनट का समय और 24 मिनट का है, आपने पर्याप्त अवसर दिया गया है। मंत्री जी से आपने कहा है वो जांच कराए, न्यायपालिका पे तो भरोसा करिए, ये सरकारी हत्या है, एक आदिवासी नेता को तिल का मारा गया है, उत्तर सही दीजिए, ये सरकारी हत्या है महोदय, चलेगी। गलत जानकारी दे रहे हैं, अत्याचार बंद करो, नौटंकी करना बंद करो। महोदय जी, मेरा प्रश्न माननीय मंत्री जी से ये है, ये मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना हरियाली आंसू बहाना बंद करो और नवीनीकरण सड़क है, उसकी जानकारी मैंने चाही थी। मैं धन्यवाद करूंगी आदरणीय मंत्री जी का कि स्वीकृत सड़कों की जानकारी मेरे पास उपलब्ध है, लेकिन जो नवीनीकरण की सड़कों की जानकारी मांगी गई थी, उत्तर में आया है कि उसकी जानकारी निरंक है। और महोदय जी, विभाग से जो जानकारी एकत्रित हुई है उसके अनुसार पिछले 10 वर्षों में एक भी सड़क का नवीनीकरण नहीं हुआ है। लगभग 45 ऐसी सड़कें हैं जिनको 5 से 10 साल हो चुका है। तो मैं जानना चाहूंगी आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से कि क्या मापदंड है कि 10 साल पुरानी सड़कों का नवीनीकरण नहीं हुआ है, और नहीं हुआ है तो किस प्रक्रिया के तहत आगे होने वाला है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत? माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है तो उसके संदर्भ में यह है कि नवीनीकरण के संदर्भ में बजट की उपलब्धता के आधार पर नवीनीकरण 5 वर्षों बाद उसको किया जाता है। तो पिछले 2 वर्षों में तो नवीनीकरण के कोई बजट नहीं थे, इसलिए कोई काम नहीं था।
इस बार नवीनीकरण का बजट आया है, इस बार आगे काम करेंगे इस पर। क्योंकि इसमें आपकी और हमारे दोनों विधानसभा की लगभग 45 ही सड़कें महोदय जी जो चलने की स्थिति में भी नहीं है। तो मैं निवेदन करूंगी अगर बजट है तो कृपया ये सूची मेरे पास है उसको प्राथमिकता में जरूर स्थान देंगे, ऐसे मुझे उम्मीद है। आगे महोदय जी मेरा प्रश्न ये है कि 6 ऐसी सड़कों की सूची जिसमें मुख्यमंत्री सड़क विकास, ये तो घर का मामला है, इसमें विधानसभा काहे जरूरत है माननीय अध्यक्ष महोदय? दोनों बैठ के हल कर ले। पूछना पड़ रहा है मंत्री जी से मिल ले। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये सभापति महोदय, जिले का मामला है, पड़ोसी मामला है और उसके बाद प्रश्न करना पड़ रहा है। इसका मतलब दूरियां बहुत है अजय जी। नहीं दूरियां नहीं, नजदीकियां नहीं है, दूरियां बहुत है। यही विधानसभा की पारदर्शिता और सदन का महत्व है कि इसी बहाने बाकी लोगों की भी ये विषय संज्ञान में आ जाए। बस बाकी चर्चा तो रोज होती, चर्चा की चिंता नहीं है। माननीय सदस्य भावना बोहरा जी ने माननीय सभापति महोदय इसलिए इस विषय को लाया कि सबको ध्यान रहे। प्रदेश में 56 सड़कों में से सिर्फ 4 वहां गए, बाकी पूरे प्रदेश में गए। दूसरे वर्ष में प्रदेश के 59 सड़कों में से सिर्फ 9 वहां गए, बाकी पूरे प्रदेश में गए। मतलब पूरे प्रदेश की चिंता हो रही है, इसलिए इस प्रश्न को लाया गया है। गलतफहमी में कोई ना रहे, मतलब ऐसा। आदरणीय सभापति महोदय जी, मैं एक प्रश्न और इसमें पूछना चाहूंगी कि 6 ऐसी सड़कें जो मुख्यमंत्री सड़क ग्राम विकास योजना के तहत स्वीकृत हुई थी, लेकिन जिसकी राशि पर्यावरण एवं अधोसंरचना की निधि से निर्मित किया गया उस रोड को, और अब इसको लगभग 5 से 10 साल वापस से हो चुके हैं और विभाग इस विषय पे अभी तक कंफ्यूज है या स्पष्ट नहीं है कि आने वाले नवीनीकरण किस मद से होगा। क्या इसका मद मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में आएगा या पर्यावरण विकास संरचना के अंतर्गत आएगा? कौन इसके नवीनीकरण के लिए जिम्मेदार होगा? क्योंकि जो 45 सड़कें हैं जो नवीनीकरण में हैं, उनमें इस सड़कों का, इन 6 सड़कों का नाम नहीं है। ये स्थिति भी है कि चलने की स्थिति में आज नहीं है। तो ये जो सड़कें हैं वो किस मद में, किस निधि में जाकर आगे नवीनीकरण इसका होना है? कृपया इसको भी एक बार संज्ञान में ला दें। मंत्री जी आप जवाब देंगे? सभापति महोदय आप जवाब देंगे? मैं इसको एक लाइन को पढ़ रहा हूँ। पुरानी सड़कों के नवीनीकरण हेतु स्वीकृति निरंक है। ये बजट सत्र है, इस बात को भावना जी ने जी आपको याद दिलाई है, तो निरंक न रहे इसकी व्यवस्था आप बनाएंगे, ऐसा वो चाह रही है। ये निरंक प्रश्नाधीन समय के लिए है माननीय सभापति महोदय, भविष्य के लिए नहीं है। सभापति महोदय, भावना ने भावना व्यक्त कर दी, केवल वो पंडरिया का मामला नहीं है। भावना की भावना ये है कि पूरे प्रदेश में हो। जी बिल्कुल। मेरे दूसरे प्रश्न का जवाब नहीं आया महोदय जी, मैंने फिर से अपना प्रश्न रिपीट करती हूँ। 6 ऐसी सड़कें हैं जो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्वीकृत हुई थी, लेकिन जिसकी राशि पर्यावरण अधोसंरचना की विकास निधि से निर्मित हुआ है। इन सड़कों को भी लगभग 5 से 10 साल हो चुके हैं, नवीनीकरण की इसको जरूरत है। तो विभाग इसमें पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि कौन से मद से नवीनीकरण होगा, क्योंकि जो 45 सड़कें नवीनीकरण की सूची में है, इन 6 सड़कों का उसमें जिक्र नहीं है। तो किस मद से और कब तक ये हो पाएगा, कृपया उसे एक बार जानकारी दे दें। ये जो भी मुझे ये नहीं मालूम है माननीय सभापति महोदय कि माननीय सदस्य किस 6 सड़कों की बात कर रही हैं। मेरे पास सूची है महोदय जी, मैं आप चाहें तो मैं इसको पढ़ भी सकती हूँ। बकेला से खामी, खैरावार से बोरतरा, देवसरा से गोरखपुर कला, महली से तोरला, ऐसी 6 सड़कें हैं ये जी। बात प्रक्रिया की है तो एजेंसी मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना या ये रही है, परंतु मद किसी और इसका था, राशि किसी और मद की थी। अब कालांतर में इस रोड को पुनर्निर्माण के लिए, नवीनीकरण के लिए लिया जा सकता है, किसी भी मद से लिया जा सकता है माननीय सभापति महोदय, चाहे इस विभाग के मद से, कहीं और से मद आता है तो भी लिया जा सकता है। कार्य एजेंसी के नाते मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना तब तक, जब तक कि इसको किसी और सड़क को किसी और को हैंडओवर न किया जाए, तब तक इस पर काम कर सकती। हैंडओवर तो पहले ही हो चुका है क्योंकि कार्य कंप्लीट है, नवीनीकरण की बात है। तो मैं निवेदन करूंगी मैं कि उसको जो 45 सड़कें हैं, इन 6 सड़कों को भी उस नवीनीकरण की संख्या में जोड़ा जाए। तो टोटल 51 सड़कों की गिनती जब नवीनीकरण हो तो ये 6 सड़कों को जोड़कर 51 सड़कों की जिले की नवीनीकरण की स्वीकृति भविष्य में, ऐसे में उम्मीद आदरणीय मंत्री जी महोदय से करती हूँ। और उसके अलावा महोदय जी एक विषय जो संज्ञान में लेना चाहूँगी, प्रश्न नहीं है लेकिन एक बार जानकारी में होना चाहिए, इसलिए मैं इस बात को ज़रूर बोल रही हूँ कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत एक बांगर मेन रोड से लेकर के कोटना पानी टोला पारा तक के मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में इसकी स्वीकृति 138.61 लाख रुपए की शासकीय स्वीकृति मिली। उसके बाद स्वीकृति को निरस्त किया गया ये बोल करके कि प्रधानमंत्री सड़क के अंतर्गत ये स्वीकृति पहले ही हो चुकी है। तो मैं पूछना चाहूंगी महोदय जी कि अगर विभाग
किसी सड़कों की जानकारी नवीनीकरण के लिए या फिर स्वीकृति नई स्वीकृति के लिए देता है, तो क्या उनके पास ये डेटा अवेलेबल नहीं है कि प्रधानमंत्री सड़क पे इसकी स्वीकृति हो चुकी है, क्योंकि उसकी पुनरावृत्ति मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत फिर से की गई है? तो इसमें क्या विभाग जिम्मेदार है या डेटाबेस जो है वो उपलब्ध नहीं है? क्या कारण है इसके पीछे? मैं माननीय सभापति महोदय, मैं सोचता हूं कि बहुत सामान्य सा विषय है। अगर एक विभाग के द्वारा बनाया सड़क है, पीएमजीएसवाई की अनेक सड़कें पीडब्ल्यूडी को हैंडओवर हो जाती हैं, तो जब पीडब्ल्यूडी को हैंडओवर हो जाती हैं तो फिर आगे काम उस पर पीडब्ल्यूडी करता है। लेकिन तब तक हो सकता है कि पुराने किसी प्रस्ताव में उस सड़क का नाम पीएमजीएसवाई में भी नवीनीकरण वगैरह में रहा हो, ऐसी कोई स्थिति होगी। मैं जो भी बात इसमें आएगी, मैंने जो विषय आएगा सामने, मैं बिल्कुल देख लूंगा माननीय सभापति। श्री विक्रम मंडावी। माननीय सभापति महोदय, जो मैंने प्रश्न डाला तो मेरे प्रश्न के मूल अंश का जवाब आया ही नहीं है, और मात्र 10 मिनट पहले सदन शुरुआत होने 10 मिनट पहले ही मुझे उसका पुनः उत्तर दिया गया है। तो ऐसे में मैं कैसे प्रश्न कर सकता हूँ? इसको अगले दिवस के लिए इसको आगे बढ़ा दीजिए, आपसे अनुरोध है। 10 मिनट पहले उत्तर मिला है सभापति महोदय, तो वो क्या प्रश्न करेंगे, उसमें पूरक प्रश्न क्या बना पाएंगे? जो मूल प्रश्न अंश ही नहीं है, जिसका जवाब ही नहीं आया, मात्र 10 मिनट पहले दिया गया है मुझे इसका जवाब। एक बार देख लीजिए ना उसको। जी माननीय सभापति महोदय, ये इस प्रश्न में बढ़ोतरी ही हुई है, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। एक तथ्य था, एक और तथ्य माननीय सदस्य के ध्यान में आ जाए, इसलिए एक और तथ्य को जोड़ करके लाया गया। पहला विषय है। दूसरा विषय ऐसा है कि इस पर जैसी व्यवस्था माननीय सदस्य चाहें, मुझे आपत्ति नहीं है माननीय सभापति महोदय, आप निर्णय कर सकते हैं। आगे डेट के लिए कार्यवाही को बढ़ा दीजिए। क्या है उसमें ऐड किया गया है, बहुत परिवर्तन नहीं है। मैं वैसा समझता हूं कि आप पूछ सकते हैं प्रश्न को, और पूछ करके जवाब ले लीजिए, मंत्री जी उसका जवाब देंगे। माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जो आपने जो उत्तर दिया, पूरा प्रश्न के उत्तर पर जो दिया है कि कुल 1496 इनामी आत्मसमर्पण नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, तो इनकी कुल घोषित राशि कितनी है? माननीय सभापति महोदय, कुल जो पुनर्वास है वो 2937 लोगों का है। उसमें से 1496 वो हैं जो हमारे 100 कैटेगरी जो डिसाइडेड हैं पहले के, वो होते हैं, और उसमें 1441 वो हैं जो उस कैटेगरी से अलग हैं, परंतु विभिन्न श्रेणियां इनकी और हैं। मिलिशिया सदस्य, डीकेएमएस, दंडकारण आदिवासी किसान, सभापति महोदय, मैं 1496 की कितना घोषित इनाम? मैं आपको पूरी बातें बताऊंगा भाई, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? तो नक्सलवाद का विषय, पूरी बातें बताऊंगा, और माननीय सभापति चाहे तो उसमें और निर्णय कर लें, कोई बात ही नहीं है। ये जो 1496 के लिए हम कह रहे हैं माननीय सभापति महोदय, आप एक मिनट शांति पर ध्यान धरिएगा, हैं? चले मत जाइएगा। नहीं, मैं अच्छे से लिख कर लाया हूं, इसलिए बोल रहा हूं आपसे। अच्छा प्रश्न है और अच्छा से मैं अभ्यास कर आया हूं। ये जो इनामी नक्सली हैं उनके लिए कुल मिलाकर 1496 हैं, और इनके लिए जो कुल राशि है वो 5,64,00,000 रुपया ऐसा है जो इनको दिया जाना है कालांतर में। 3 वर्ष का समय होता है, 3 वर्ष के बाद इनको राशि इनको मिल जाएगी इनके खाते में। ये वही राशि है 5,64,00,000 रुपया। जी माननीय सभापति महोदय, जो पहले जो उत्तर पुस्तिका में आया था उसमें, अच्छा एक मिनट भैया, एक मिनट। ये जो राशि दी गई, ये जो राशि दी गई अभी 50-50 हजार के हिसाब से, और राशि जो शेष इनकी इनाम की राशि है वो 49,34,00,000 और है, उसमें वही ऐड किया गया आपको जो बाद में दिया गया। महोदय, जैसे माननीय मंत्री जी बता रहे हैं कि 39,39,50,000 रुपए की राशि बता रहे हैं, उन राशि में से कितने राशि का वितरण अभी तक हो चुका है? आप ध्यान नहीं दिए मेरी बात का। जो इनाम की राशि है माननीय सभापति महोदय, वो उनको 3 वर्ष के बाद मिलती है। आपको ध्यान होगा, मैं सोचता हूं बस्तर के हैं आप और ये पूरा विषय, तो इसमें जो प्रारंभिक 50,000 की राशि होती है वो दे दी गई है, और वो राशि है 5,64,00,000 रुपया।
अब 5 करोड़ 64 लाख रुपया को आप 1496 से मत जोड़िएगा 50,000 करके, उसके अंतर है। मेरी बात सुनिएगा, आपने जो प्रश्नाधीन समय पूछा है उसमें 1 अप्रैल 23 से 5 अप्रैल 23 तक वो पुरानी वाली व्यवस्था लागू थी जिसमें उसको 10,000 रुपया दिया जाता था। ऐसे 5 लोग थे। अरे भैया मेरी बात, मेरा सभापति महोदय ये बात तो ठीक महोदय, भैया मेरी बात सुन लो एक मिनट, आप मेरी बात सुन लो भैया 1 मिनट, आप मैं आपके काम की बात कह रहा हूँ, मैं बात रहा हूँ, मैं आपके काम की बात कह रहा हूँ, मेरी बात सुन लो 1 मिनट। 50 करोड़ 50,000 जो 50, अरे भाई मेरी बात मतलब ये आपने दिया है, बस आपने खुद जवाब दे रहे हैं इसमें से। मैं बोल रहा हूं ना आपका जवाब, लेकिन निर्णय उसमें ऐसा है ना। मेरी बात सुनो भैया, आप उसमें आप क्या बोलोगे कि 1496 में आप 50,000 का गुना कर दोगे, बोलोगे इतना नहीं आ रहा है, इसलिए बता रहा हूं आपको मैं इसलिए समय बता रहा हूं आपको। मेरा आपसे कहना यह है कि इसमें 3 तरह की योजनाएं लागू हो रही हैं माननीय सभापति महोदय। 5 लोगों को 10,000 के हिसाब से, 415 लोगों को 25,000 के हिसाब से और 929 लोगों को 50,000 के हिसाब से राशि दी गई है, इसलिए यह 5 करोड़ 64 लाख है भैया। माननीय सभापति महोदय, मैं सीधा मेरा सवाल है सिंपल सा कि इसमें से कितना राशि अभी तक आपने भुगतान किया है या नहीं किया है, बस किया है या नहीं किया है, इतनी राशि बस बता दिया। तो बता दिया आपको, वो तो बता दिया आपको कि 5 करोड़ 64 लाख रुपए दिया जा चुका है और इनको 49 करोड़ 34 लाख रुपया और दिया जाना है, और दिया जाना शेष। हाँ भाई, हाँ 49 करोड़ 34 लाख 50,000। लेकिन आपने जो मुझे उत्तर दिया माननीय मंत्री जी कि 49 करोड़ 39 लाख 50,000 रुपए की राशि, तो में से सिर्फ अभी तक 2 आत्मसमर्पण नक्सलियों को 5 लाख की राशि ही मैं अभी तक वितरण हुआ है। 49 करोड़ 39 लाख 50,000 में से मात्र 5 लाख की राशि ने अभी तक आपने वितरण किया है। किसने कह दिया भाई, किसने कह दिया? ये आपका उत्तर है, ये आपका उत्तर है। उत्तर मैंने उत्तर जो आपने दिया उत्तर में जाओ, इसीलिए आपको संशोधित भेजा है मैंने। नहीं, उसी संशोधित वाला ही पढ़ रहा हूं मैं। कहाँ संशोधित वाला पढ़ रहे हैं? संशोधित में पढ़ रहा हूं मैं। आप पढ़कर देखिए भैया उसको, मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। कुल 1496 इनामी आत्म नक्सलियों के पद के विरुद्ध घोषित इनाम राशि 49 करोड़ 39 लाख 50,000 रुपए से में से 2 आत्मसमर्पण इनामी नक्सलियों को 5 लाख रुपए की इनामी राशि का भुगतान किया गया है। ये जो 3 साल बारे पूरे हो गए उनका है भाई। आपके प्रश्नावधि, आप अपनी प्रश्नावधि पर ध्यान दें, आप अपनी प्रश्नावधि पर ध्यान दें। आपकी प्रश्नावधि में 3 बरस पूरे नहीं होते हैं माननीय सभापति महोदय, आपके प्रश्नावधि में 3 बरस पूरे नहीं होते हैं भाई, आप समझो मेरी बात को। आपके प्रश्नावधि में 3 बरस पूरे नहीं होते हैं, इस बरस में जिन्होंने पुनर्वास किया है उनको दिया जाएगा। मैंने प्रश्न में आपको दिया था 2023 से लेकर वर्तमान समय तक जानकारी। 2023 से वर्तमान समय तक क्या 3 साल पूरा हो गया? आप समझो ना मेरी बात को। तो आप इसमें क्यों लिखे? अरे भाई 3 साल इसमें 3 साल। आप अपना कृपया प्रश्न समझ लीजिए फिर बताइएगा मेरे को। चलिए ठीक है, मैं आपको दूसरा पूछना चाहता हूं। जो आपने 49 करोड़ 3 लाख 39 लाख 50,000 जो राशि नहीं वितरण करना बता रहे हैं, उसको कब तक देंगे और उसको देने का प्रक्रिया क्या है? माननीय सभापति महोदय, मैं पहले ही बताया, खैर इसके देने की प्रक्रिया यही है, इस पर जांच की प्रक्रियाएं होती हैं। जो लोग पुनर्वास करते हैं उनके जिला स्तर पर एक समिति होती है, प्रदेश स्तर पर समिति होती है। वर्तमान में 92 प्रकरण ऐसे हैं जिनको प्रदेश स्तर की समिति से भी अनुशंसा की जा चुकी है, उनकी राशि तैयार है। इनको हम राशि देंगे, बैंक से ये 3 बरस बाद निकाल पाएंगे। श्रीमती अनिला भेड़िया। माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जो आत्मसमर्पण जो नक्सली जो आत्मसमर्पण करते हैं उनको रैंकवार जो उनका पद वहां पे जो होता है उसको पदवार कितना कितना राशि देने का प्रावधान है, और अगर वो बंदूक लेकर आते हैं और अन्य जो हथियार लेकर आते हैं तो उनमें कितना कितना राशि देने का प्रावधान है? बस इतना अंतिम। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने सबसे पहले ये कहा है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवार पुनर्वास नीति क्या है, तो ये नक्सलवार पुनर्वास नीति जो जारी हो चुकी है पहली, वही नीति है। उसके अंतर्गत ये है कि उनका स्वयं का जितना जितना राशि है और उनके ऊपर उनके हथियारों के साथ जो राशि दी जाती है यह भी उसमें उल्लेखित है। फिर भी अगर आप चाहें तो मैं कुछ बढ़ देता हूं। सीसीएम को 40 लाख रुपए, एसजेडसीएम को 25 लाख रुपए, सीवाईपीसीएम को 8 लाख रुपए, बटालियन सदस्य को 8 लाख रुपए, डीबीसीएम को 8 लाख, ये सारा उसमें है। वह एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, वो उसको आपको यहाँ पूछने की आवश्यकता नहीं, कहेंगे तो पढ़ूंगा पूरा भाई, जैसा आप बताएं। श्रीमती अनिला। माननीय सभापति माननीय मंत्री जी से मैं यही चाहता हूं कि जो वर्तमान समय में जो बस्तर में जो मुख्य धारा में जुड़कर जो आत्मसमर्पण नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, तो ऐसे बहुत से जो आत्मसमर्पण नक्सली हैं जिनकी पीड़ा है वर्तमान समय में, वो रहने के लिए उनको आवास नहीं है, प्लस दूसरी चीज थोड़ा सा वो एक अपना नया जीवन शुरुआत करना चाहते हैं, तो उस पर विशेष ध्यान दिया जाए और जल्द से जल्द वो राशि उन्हें मिलना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मुझे जो विश्वास करता है उनको आगे वो बढ़े का विषय है, इस पर मैं राजनीतिक विषय नहीं करना चाहता। अगर मैं बोलूंगा तो फिर बात दूसरे तरफ जाएगी। इस बात की चिंता जितना जवाब आया है सरकार कर रही है, सरकार ने नहीं किया, माननीय सभापति महोदय, इसको समझना चाहिए।
इसको समझना चाहिए। आगे बढ़ाना नहीं है उस बात को। माननीय सभापति महोदय, मैंने ITI के प्राचार्य और प्रशिक्षण अधीक्षक के कितने पद रिक्त हैं, ये पहला का क्वेश्चन किया था और दूसरा खा क्वेश्चन को आपने काट दिया गया है, उनका कोई जवाब नहीं दिया गया है, जिसमें लैंग्वेज इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश लैंग्वेज व हिंदी भाषा के प्रशिक्षण अधिकारियों को प्रमोशन चैनल में शामिल करते हुए पदोन्नति कब देंगे, वो क्वेश्चन को आपने काट दिया है। और इसमें सिर्फ तो इसमें आप इन अधिकारियों की पदोन्नति क्यों नहीं की गई और इसमें भर्ती कब तक किया जाएगा, पदोन्नति प्लस भर्ती कब तक किया जाएगा? माननीय सभापति महोदय, जो क्वेश्चन मेरे पास आया है और जो इसमें कटा है वो वहीं से कटा है, मैंने नहीं काटा है। और रही बात जिनकी बात आप कर रहे हैं प्राचार्य की और प्रशिक्षण अधीक्षक की, तो दोनों का जो प्राचार्य का है आपको जो कोर्ट में लंबित था, जिसके कारण वो कहीं ना कहीं प्रमोशन रुका हुआ था, अब वो उसका उच्च न्यायालय से आदेश आ गया है, तो सही समय में उसमें कार्रवाई की जाएगी। और अधीक्षक गण का भी है, उसमें भी उसी प्रकार से था, तो उसका भी निर्णय समय आने पे लिया जाएगा। माननीय मंत्री महोदय, तो ये वहाँ कहाँ से कट गया है क्वेश्चन? रास्ता उबड़ खाबड़ रही से मंत्री जी, रास्ता उबड़ खाबड़ रही से गिर गए। तो ऐसा कितना केंद्र है हमारे प्रदेश में कि 209 पद रिक्त है प्रशिक्षण अधीक्षक के और प्राचार्य वर्ग का 64 लिखे हैं, पर आप एक नया उसमें दिए हैं 69 पद रिक्त है करके। तो ये आप इस तरह के पद रिक्त रहेंगे तो आप यहाँ प्रदेश में बोल रहे हैं बेरोजगारी खत्म करेंगे, स्किल डेवलपमेंट करेंगे, तो कैसे करेंगे? आपके पास प्रशिक्षण अधिकारी नहीं रहेगा तो माननीय मंत्री महोदय से यही पूछना चाहूंगी कि ये कब तक इसमें आप इसके लिए आपको प्रश्न लगाने की जरूरत नहीं थी, उमेश बाबू बता देते कब पद को कब तक भरेंगे, ताकि हमारे बेरोजगार युवा यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करके उद्योगों में काम करें। नहीं तो आपके छत्तीसगढ़ में बाहर के ही प्रशिक्षक आके रोजगार, बाहर से ही लोग रोजगार यहाँ करेंगे और हमारे लोग बेरोजगार होते जाएंगे। तो आप कब तक वो बाहर मत का राज्यसभा चुनाव हो, फिर 3 जन आ जाए बाहर से, समझ गए? बाहर कबे थे आते का बाहर से। माननीय सभापति महोदय, इसमें निश्चित ही बहुत सारे पद रिक्त हैं और माननीय वरिष्ठ सदस्य ने बहुत गंभीर चिंता की है और इसमें समय समय पे इस पे भर्ती की जाती है। और अभी जितने भी हमारे ITIs हैं, सभी जगह हमारे मेहमान प्राध्यापक हैं या फिर हमारे संविदा प्रशिक्षण है, जिसके माध्यम से सुचारू रूप से सभी ITIs संचालित हैं और हमारे साथियों को सभी को प्रशिक्षण मिल रहा है। और निश्चित ही इसमें भर्ती की समय अवधि बता पाना अभी संभव नहीं है, लेकिन समय पे सभी चीजें की जाएंगी। श्री उमेश पटेल। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि अभी कोर्ट से केस लगभग खत्म हो गया है, वो उसका डिसीजन आ गया है, तो अब भर्तियां होंगी। तो मैं जानना चाहूंगा कि ये प्राचार्य के लिए कितने प्रतिशत पद प्रमोशन के हैं और कितनी सीधी भर्ती की है, पहला। दूसरा प्रश्न सभापति महोदय ये है कि अगर इतने प्रशिक्षक अगर अभी उपस्थित नहीं है तो मेहमान प्रशिक्षकों से आप काम करा रहे होंगे। अभी जो इस साल आपने मेहमान प्रशिक्षकों की भर्ती की होगी, उसमें कितने मूल निवासी छत्तीसगढ़ के हैं और कितने बाहरी हैं, इतना बता दीजिए। अभी हमने भर्ती नहीं की है, लेकिन जो प्राचार्य का है, जो 6 पद में से 5 रिक्त हैं और इसके लिए जो मैंने बताया कि उच्च न्यायालय का डिसीजन है, जिसमें कार्यवाही अभी चल रही है, जिसके माध्यम से होगी। और रही बात आपने जो अभी भर्ती की बात की, तो अभी भर्ती हम लोगों ने नहीं किया है। प्रश्न बहुत स्पेसिफिक है। प्राचार्य का पद आप सीधी भर्ती और प्रमोशन दोनों से करते होंगे जी, तो कितना प्रतिशत उसमें सीधी भर्ती है और कितना प्रतिशत प्रमोशन का है? क्योंकि जो कोर्ट में लगा है वो प्रमोशन का लगा है, सीधी भर्ती का तो अटका नहीं है। तो सीधी भर्ती के पोस्ट तो अपन भर सकते हैं, उसमें किसी तरह का कोई रुकावट है नहीं। प्राचार्य वर्ग 1 के पदों के लिए 25% पद हम सीधी भर्ती करते हैं और 75% पद पदोन्नति के माध्यम से भरे जाते हैं। तो निश्चित ही इसका समय बताना
संभव नहीं है। श्रीमती शकुंतला सिंह सीधी कुर्ते। भर्ती का तो एक सेकंड, सीधी भर्ती जो कोर्ट में लंबित नहीं है, जो कोर्ट में लंबित है उसका हम मान गए, चलिए कोर्ट में लंबित। माननीय सभापति महोदय, मैं कौशल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि एक मिनट प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान में संचालित शासकीय अशासकीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों ITI आदि की संख्या कितनी है तथा उसमें उपलब्ध विषयों एवं छात्र नामांकन की स्थिति क्या है? मौका दे दीजिए, प्रश्न का उत्तर नहीं आया है, प्रश्न का उत्तर नहीं आया सभापति महोदय जी, जवाब तो देने दीजिए। सभापति महोदय जवाब तो आने दीजिए। हम कंप्लीट हुए नहीं है। माननीय सभापति मंत्री जी जवाब देंगे। संरक्षण जवाब तो आने दीजिए माननीय सभापति महोदय जी, संरक्षण जवाब दीजिए मंत्री जी, पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। जवाब आने दीजिए। जवाब आया है, एक बार और दे दीजिए। फिर से एक बार मंत्री जी एक बार जवाब दे दीजिए। माननीय सभापति महोदय, माननीय कौशल मंत्री जी ये बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान में संचालित शासकीय अशासकीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों ITI आदि की संख्या कितनी है तथा उनमें उपलब्ध विषयों एवं छात्र नामांकन की स्थिति क्या है? शकुंतला जी एक बार बैठ जाइए। बहुत ही सिंपल। आप एक था कि प्रमोशन के पद जो 25% आप सीधी भर्ती कर रहे हैं, वो अब तो प्रोसीडिंग आगे बढ़ गई, फिर रिवर्ट कैसे कोई रोक टोक तो है नहीं, तो उसमें क्यों भर्ती नहीं कर रहे हैं? दूसरा मेहमान प्रशिक्षणों का जो आप भर्ती करने वाले हैं या हो चुका होगा, उसमें कितने मूल निवासी हैं? ये दो को उत्तर दे दीजिए। मैंने बताया कि हम अभी भर्ती नहीं किए हैं और हमने बताया कि अभी जब भर्ती करेंगे तो उसमें हो बताएंगे। और रही बात जो प्रमोशन वाली है उसका मैंने आपको बता ही दिया, उसमें कोई बात ही नहीं है। माननीय सभापति महोदय, रोक नहीं है उसको क्यों नहीं कर रहे? मैंने बताया कि समय अवधि बता पाना अभी संभव नहीं समय है। बताइए, लेकिन बाहर से मेहमान लाएंगे कि मूल निवासी को दिया जाएगा मौका, ये बता दीजिए। ये सारी चीजें प्रक्रिया से होती है, नियम बता दीजिए कि बाहर से लाया जाएगा कि मूल निवासी को मौका दिया जाएगा। है नहीं, 2 साल हो गए आपको मंत्री कौशल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान में संचालित शासकीय अशासकीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों की संख्या कितनी है तथा उनमें उपलब्ध विषयों एवं छात्र नामांकन की स्थिति क्या है? मैंने माननीय सभापति महोदय, मैंने सदस्य को पूरी जानकारी दे दी है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ के बता देता हूं। प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान में 2 शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था संचालित है एवं अशासकीय और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संचालित नहीं है। संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में व्यवसाय व प्रशिक्षणार्थियों को छात्रों को नामांकन संबंधी जानकारी संलग्न पत्र आ में है, पूरी जानकारी आपको उपलब्ध है, जिसमें हमारे ITI प्रतापपुर में कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए 2 यूनिट हैं, जिसमें प्रशिक्षणार्थी छात्रों की नामांकन संख्या 47 है, महिलाओं की संख्या 21 है, पुरुष की संख्या 26 है। ये पूरी जानकारी मैंने दी हुई है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 2 है, जिसमें 40 बच्चे पढ़ रहे हैं। वेल्डर के लिए भी 2 है, जिसमें 31, और टोटल अगर हम करें तो स्वीकृत यूनिट 6 और 118 बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं, जिसमें 50 महिला हैं और 68 पुरुष हैं। और ITI वाड्रफ नगर में कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा, इसमें भी 2 यूनिट है, जिसमें 48 हैं और महिलाएं 27 और 21। और इलेक्ट्रीशियन में भी 2 यूनिट है, जिसमें 39 हमारे प्रशिक्षणार्थी हैं, जिसमें 21 महिलाएं हैं, 18 पुरुष हैं। फिटर में भी 2 यूनिट है, जिसमें 38 और 26 महिलाएं और 12 पुरुष। मैकेनिक डीजल में भी 2 48 प्रशिक्षणार्थी हैं, जिसमें 9 महिलाएं और 39 पुरुष हैं। टोटल 8 यूनिट में 173 प्रशिक्षणार्थी हैं और 83 महिलाएं हैं और 90 पुरुष हैं। मंत्री महोदय जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु विगत 3 वर्षों में कौन कौन सी योजनाएं कार्यक्रम संचालित किए गए हैं तथा उनमें से कितने युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है? माननीय सभापति महोदय, निश्चित ही प्रशिक्षण हम अपने बच्चों को देते रहते हैं और करियर मार्गदर्शन और कौशल करते रहते हैं, जिसमें हम लोग प्लेसमेंट कैंप भी करते हैं, रोजगार मेला का भी आयोजन करते हैं, जिसके माध्यम से हमारे युवा साथियों को आर्थिक स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ने का अवसर मिलते रहता है। अभी प्रदेश स्तरीय भी हुआ और हमारे अंबिकापुर में भी किया गया है, जिसमें अंबिकापुर संभाग का मैं बता देता हूं, जिसमें
सरगुजा संभाग का उनको बता देता हूं कि प्लेसमेंट कैंप की उपस्थिति नियोजकों की संख्या रही 29, जिसमें प्लेसमेंट कैंप में कुल रिक्तियां की संख्या थी 4,562, इसमें प्लेसमेंट कैंप में साक्षात्कार के लिए आए 3,664 और प्लेसमेंट कैंप में प्राप्त कुल रिक्तियां में से जो चयनित हुए तो 818 हमारे युवा साथियों का वहां सरगुजा संभाग में सिलेक्शन हुआ है। मंत्री महोदय, मेरे पास एक सूची उपलब्ध है जिसमें तकनीकी में पूरा निरंक दिया गया है, सूरजपुर जिले में हमारे विधानसभा क्षेत्र से और आपका बलरामपुर जिले में भी। तो मेरा ये आग्रह है कि जो आप ये रोजगार मेला लगवाते हैं इसे आप विकास खंड स्तर पे लगवाएंगे क्या, और क्या इसका प्रचार प्रसार सही ढंग से किया जाएगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के युवा इस रोजगार मेले में भाग नहीं ले पा रहे हैं। निश्चित ही अभी सरगुजा संभाग में 17/6 को ही 17/2/2026 को ही ये हम आयोजित किए थे रोजगार मेला, और निश्चित ही आने वाले समय में जो माननीय सदस्य की जो चिंता है उसको ध्यान में रखते हुए उनके विधानसभा में भी इसको हम प्रयास करेंगे कि हो और युवाओं को आर्थिक स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ने का अवसर मिले। माननीय महोदय जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये रोजगार वाला जो रोजगार मेला है, आप मुख्यमंत्री कौशल योजना और प्रधानमंत्री कौशल योजना इसे हमारे विकासखंड स्तर पे आप चलाएंगे क्या? सभापति महोदय, मैंने कहा ही कि माननीय सदस्य की जो चिंता है उसको विशेष ध्यान देंगे और उसको दिखवाएंगे ताकि उनकी चिंता दूर हो। श्री अजय चंद्राकर। और 7वां प्रश्न आ गया क्या? मेरा प्रश्न छोटा सा है। अरे मेरा तो अभी पूछा ही नहीं हो गया, तो खड़े होना तो मूल प्रश्नकर्ता को होने दो। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, समय कम है, बहुत सीधा प्रश्न करिए ना। मेकहारा के सेटअप के बारे में मैंने पूछा है, तो उसमें एक प्रश्न है। सेटअप जो है नेशनल मेडिकल कमीशन का एक स्टैंडर्ड है। माननीय श्याम बिहारी जायसवाल ने या स्वास्थ्य मंत्री जी ने उस स्टैंडर्ड के तहत मेकहारा का सेटअप बनाया है कि इनका खुद का कोई स्टैंडर्ड है, और यदि वो स्टैंडर्ड है स्टेट का तो वो क्या है ये बता दे मुझको, और उसके तहत उस स्टैंडर्ड के तहत मेकहारा का स्वीकृत है कि अस्वीकृत है ये बता दे एक संक्षिप्त में। फिर मैं दूसरा प्रश्न करूंगा, फिर सुनील जी करेंगे। प्रश्न जल्दी जल्दी करे, उत्तर भी जल्दी जल्दी, तब होगा। माननीय सभापति महोदय, अब इन 2 सालों में स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद न तो मेकहारा मैंने कोई स्टैंडर्ड बनाया है, न उसको किया है, और इससे पहले अन्य माननीय सदस्य भी मंत्रिमंडल में रहे। और ये मेकहारा का जो सुनिए तो नहीं, मेडिकल कॉलेज कोई नया तो बना नहीं है, तो जो भी सेटअप है स्टैंडर्ड के अनुसार है। हमारी 230 सीटें चल रही हैं। माननीय सभापति महोदय, एक लाइन कहे, मैंने पूछा है कि नेशनल मेडिकल कमीशन के स्टैंडर्ड में बना है कि आपका राज्य का कोई स्टैंडर्ड है, और यदि वो है तो मेकहारा का किस आधार पर बना है, उसी आधार पर बना है कि नेशनल मेडिकल कमीशन के आधार पर बना? माननीय सभापति महोदय, पूरे देश में जो मेडिकल कॉलेज हैं आजकल एनएमसी के ही गाइडलाइन से चलते हैं, नेशनल मेडिकल कमीशन से चलते हैं, और हमारे राज्य में भी उसी के तहत संचालित होते हैं। मेकहारा का उसी के हिसाब से बना है क्या? निश्चित रूप से उसी के हिसाब से बना है, तभी तो चल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि उसके हिसाब से बना है तो आप, मेरा यह कहना है कि उसके हिसाब से नहीं बना। आप जांच करवाएंगे क्या? उसे जो आप मापदंड बनाइए एनएमसी के हिसाब से इतने पद होंगे और इतने पद हैं, भरे हैं या नहीं भरे हैं वो अलग विषय है। आप उस स्टैंडर्ड के हिसाब से सेटअप स्वीकृत है, इसकी जांच कराएंगे क्या, या मैं प्रमाण देता हूं आपको? वो लागू नहीं है बोल रहा हूं मैं। माननीय सभापति महोदय, उसमें जांच कराने की कोई बात ही नहीं है। मैं तो बोल रहा हूं हमारी ये असत्य है कि आप एनएमसी के हिसाब से बना है बोल रहे हैं। एनएमसी के हिसाब से नहीं रहेगी तो नहीं बना, इनके या मेरे कहने से नहीं है। चलिए, आप यदि उसी में है तो समय कम है, मैं दूसरी बात बोल देता हूं जिसके लिए मैं आपसे मांग करूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे मशीनों की जानकारी अधूरी दी गई। इसमें जो जानकारी दी गई है और पिछले सत्र में जो जानकारी दी गई थी, दोनों पेपर मेरे पास हैं। जो पेट स्कैन और गामा कैमरा के बारे में आज जो जानकारी दी गई है उसमें बिल्कुल उल्लेख नहीं है, और पिछले पत्र में इन्होंने कहा है कि मैं इसकी जांच करवा रहा। तो चूंकि अधूरी जानकारी दी गई है, इसलिए मैं ये चाहता हूं कि मैं कुछ
लिखा पढ़ी करूं उससे पहले इसको दूसरे दिन के लिए चर्चा में आप शिफ्ट कर दें। माननीय तो आप कौन सी जानकारी सही है? ये साबित हो रही दोनों पेपर विधानसभा के ही है, दोनों पेपर विधानसभा के। माननीय सभापति महोदय, ये दोनों ही इनको उत्तर दिया गया है, दोनों ही ठीक है। कारण ये है कि पहले जो जवाब दिया गया था उसमें पेट स्कैन और जो गामा कैमरा है उसका जिक्र हमारे सेटअप में शामिल करके दिखाया गया, परंतु उसकी जांच प्रक्रिया चल रही है, मैंने पहले ही बताया था। और जांच के बाद ये बात स्पष्ट हो रहा है कि वो उसकी माननीय सभापति, बोलने दीजिए, माननीय मंत्री जी प्लीज। उसकी वित्तीय स्वीकृति ली ही नहीं गई है। माननीय और जब उसकी वित्तीय स्वीकृति नहीं ली गई है तो वो कायदे से हमारे सेटअप में भी शामिल नहीं है, लेकिन हम प्रक्रियाओं के तहत उसको लेने का प्रयास वित्त से बातचीत माननीय सभापति महोदय, अपनी जो सचिव स्तर की बातचीत करके कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, दोनों उत्तर मेरे पास हैं। आप यदि इसके सेटअप में शामिल नहीं है वो दोनों मशीन, ये इनका कहना है, तो वो मशीन कहां है, किसकी है, ये बता दें। फिर यदि उसका उल्लेख कर रहे हैं, मैं तो उसका उल्लेख नहीं किया, मैंने तो कहा उसकी जानकारी नहीं दी गई है। पूरा जानकारी उन्होंने दी कि वो मशीन सेटअप में नहीं है, तो मशीन है कहां पर, रखी कहां पर है, किसकी है, उसमें बात कर लें, उसमें बता दें क्या स्थिति है उसकी। फिर यदि वो उल्लेख कर रहे हैं तो हवा में रखी है कि पाताल में है कि समुद्र में, वो मशीन कहां है और किसकी है, ये बता दें। फिर माननीय सभापति महोदय, मैंने स्पष्ट रूप से बताया कि उसकी जांच चल रही है, उसकी वित्तीय जांच अलग विषय है, वो मशीन कहां है और किसकी है आपके रिकॉर्ड में नहीं है तो किसने जो भी हुआ ये बताइए। क्यों जांच करवा रहे हैं? आपके रिकॉर्ड में नहीं है तो क्यों जांच करवा रहे हैं, इसको बताइए। वो मशीन किसकी है, कहां है? इसलिए जांच करा रहे हैं कि उसकी वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी और वो वित्तीय नियमों के खिलाफ उसकी खरीदी की गई है। आप बोलिए तो हम जांच करा देते हैं उसकी। माननीय सभापति महोदय, बहुत छोटा सा प्रश्न है, आप ही ने कहा कि वो हमारे रिकॉर्ड में नहीं है, इसलिए मैंने इस प्रश्न में जानकारी नहीं दी। तो वो किसके रिकॉर्ड में वो मशीन है कहां, किसकी है? आपके रिकॉर्ड में नहीं है तो आप जांच क्यों करवा रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूं। आप ही ने कहा मेरे रिकॉर्ड में नहीं है वो जमीन। देखिए, वो हमारे रिकॉर्ड में इसलिए नहीं है कि उसकी वित्तीय स्वीकृति नहीं है, वो रखा हुआ है मेकाहारा में, लेकिन उस समय वित्तीय नियमों के पालन किए बिना उसकी खरीदी की गई और वो मशीन बड़े राशि का था, 20 करोड़ से ऊपर का, उसमें बिना वित्तीय अरे वो सब डिटेल में उसकी नहीं जाना चाह, वो किसके रिकॉर्ड में है तो ये बताइए ना आप। जब उसका उसी का कर रहे हैं, किसकी मशीन है वो, स्वास्थ्य विभाग की किसकी मशीन है? जांच अलग विषय है, वो मशीन किसकी है वो अलग विषय है। मैं वो मशीन किसकी है ये पूछ रहा हूँ, आपके रिकॉर्ड में नहीं है तो किसकी मशीन है, जांच का विषय बाद में। वो इसलिए रिकॉर्ड में नहीं है क्योंकि अधिकृत रूप से उसकी वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। मशीन रिकॉर्ड में नहीं है, थोड़ा सा समय बचा है, रिकॉर्ड में नहीं है, मैं हराम क्यों रखा है वो? अरे किसकी मशीन है, क्या है? देखिए, वो जब उस मशीन को खरीदा गया तो बाद में पता चला कि उसकी वित्तीय स्वीकृति नहीं है, नियमों के खिलाफ। अभी लावारिस है, कोई भी उठा सकता है। जांच कब तक करेंगे? इसका कोई वारिस नहीं है, कोई भी उठा सकता है उसको जल्द ही जांच करके, और हम एक कोशिश माननीय सभापति जी, माननीय सभापति जी, माननीय सभापति जी, बस थोड़ा सा समय बचा है, अवसर दे दें। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी इधर से। हाँ जी सभापति महोदय जी, वो कौन सा समय है जब बिना स्वीकृति के, वित्तीय स्वीकृति के खरीद लिया गया है, यही बता दो तो अब हम लोग समझ जाएंगे इधर के है कि उधर का है। अब चूंकि अब नहीं बोल रहे हैं तो नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। किस समय का है ये? पूर्व के समय का है। हाँ। और उसका समय मैं बाद में आपको बता दूंगा, निश्चित डेट मुझे याद नहीं है। ऐसा तो नहीं कि प्रश्नकर्ता के समय का ही है। इसीलिए तो जांच करा तो चुप बैठ गया हो, इसीलिए बोले आप कहो तो जांच करा देंगे तो चुप बैठ गया हो। आगे प्रश्न भी नहीं कर रहे हैं, हो गए सुकुर तुम। प्रश्नकाल समाप्त।